माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए CSS को आसान बना रहे हैं। आसान ये उनके लिए है जिनमें CSS करने का जज्बा, पैशन कूट कूट के भरा हुआ है। अगर इतनी अर्ज है, डिज़ायर है, इस हद तक बर्निंग है, तो यकीन जानिए आपके लिए सारे काम आसान हो जाने। ज़िंदगी में कोई भी काम हाफ हार्टेडली बंदा करता है तो उसमें कामयाबी के कोई इम्कान नहीं है। जैसे कहते हैं ना जी, जो कश्तियाँ जलाकर आगे चला गया है उसके लिए रिट्रीट वापस होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तारक बिन ज़ियाद को इसी बात का पता था। अगली चीज़ होती है कि बंदे में कुछ डेफिशिएंसीज होती हैं। अब CSS की रिक्वायरमेंट है, जब ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी तो आपका क्लियर हो जाएगा। अब रिक्वायरमेंट और मेरे दरमियान जो चीज़ है वो डेफिशिएंसीज है, जिनको हमने मेकअप करना है, ओवरकम करना है। और इसलिए आप देखते हैं कि कुछ लोगों की ये डेफिशिएंसीज 1 साल में पूरी हो जाती हैं, वो 1 साल में कर लेते हैं। कुछ लोगों की डेफिशिएंसी 2 साल में पूरी होती हैं, वो 2 साल के बाद CSS कर लेते हैं। और कुछ में इतनी वीकनेसेस होती हैं जो 3 साल में मुकम्मल हो जाती हैं और 3rd अटेम्प्ट में दे आर थ्रू। ये सारे हकायक और ये तजर्बे की बातें हैं। लिहाजा ये आप तक है कि आप अपनी डेफिशिएंसी को मेकअप कितने अरसे में कर लेते हैं। ये एक इंग्लिश लिखने की प्रैक्टिस है। देखिए ना, इंप्रेशन डालना है एग्जामिनर पर। फिर ये एग्ज़ाम कंपेटिटिव एग्ज़ाम है, ये पासिंग थ्रू एग्ज़ाम नहीं है। दूसरों लोगों से मुकाबला करना होता है, तो उसमें आप कितना ज़्यादा डेटा डालने की पोजीशन में हैं, कितने रेफरेंसेस दिए हैं, कितने ऑथेंटिकेटेड रेफरेंसेस है, कितने आपने इंटरनेशनल लेवल के रेफरेंसेस है। जैसे डेटा देना हो तो वर्ल्ड बैंक, IMF, यूनेस्को, WHO। बाकी कुछ पाकिस्तान के बारे में है तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी एक चलता है, और उसमें पाकिस्तान के बारे में कोई हेल्थ के हवाले से है, एजुकेशन के हवाले से, लिटरेसी है या अदर इंफ्रास्ट्रक्चर है और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, तो आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान को भी रेफ़र कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको अर्ज़ करूं कि इम्प्रेसिव वो राइट अप होता है जिसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा हो। इंफॉर्मेशन ज़्यादा का ताल्लुक आपकी ज़्यादा स्टडी से है। आपकी स्टडी बताती है और आपका राइट अप बताता है कि उसकी बैकग्राउंड में सपोर्टिंग कितनी आपने स्टडी की हुई है। जगह जगह से आप रेफरेंस डाल रहे हैं, दुनिया की रिनाउंड बुक्स का नाम ले रहे हैं, रिनाउंड ऑथर्स का नाम ले रहे हैं, इसी तरह फिगर्स हैं, इलस्ट्रेटिव हैं। तो अपनी ज़िंदगी में जो बंदा ज़्यादा स्टडी का कायल नहीं है वो CSS का स्टूडेंट नहीं है। फिर ये है कि प्रॉब्लम स्टूडेंट्स का एक बड़ा है सब्जेक्ट सिलेक्शन। ये हर बंदा कहता है जी स्कोरिंग कौन सा है, स्कोप किसका है, मार्क्स किस में आते हैं। अब देखें भाई साहब, अगर ये चीज़ हो जाए कि जी इस सब्जेक्ट से मार्क्स आते हैं तो लिहाजा तो सिलेक्शन तो आसान होगी। क्या ये पॉसिबल है? इस तरह तो हर बंदा एक ही सब्जेक्ट रख ले। जिन लोगों ने CSS किया है, क्या इनके सबके कॉमन सब्जेक्ट्स हैं? थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन असल बात यह है कि स्कोर और स्कोप आपके अंदर है। आपका बेंट ऑफ माइंड क्या है, आपकी ग्रेजुएशन तक और मास्टर के लेवल तक जितनी स्टडीज़ हुई हैं, जितना कुछ आपने आज तक पढ़ा है, उसका ताल्लुक आपके जो सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं इस वक्त, उससे कोई ताल्लुक बनता है कि नहीं बनता? उसे ताल्लुक बनना चाहिए, इसलिए कि आपके पास रेलेवेंट वोकैबुलरी है, बैकग्राउंड है, एक अंडरस्टैंडिंग है, उसके बेसिक कंसेप्ट्स आपको क्लियर हैं। आप उसमें मज़ीद स्टडी करेंगे, आसानी से कर लेंगे। अगर ऑल टुगेदर नया सब्जेक्ट है तो वास्ट स्टडी तो नहीं आपसे हो सकेगी। तो लिहाजा अपनी सारी जो बैकग्राउंड आपकी स्टडी है और बेंट ऑफ माइंड है, बाज़ का आपने सब्जेक्ट स्टडी नहीं किया है, मैं कहता हूँ, लेकिन आपका अगर रुझान उस तरफ है, इवन दैट इज़ आल्सो गुड। अगली बात ये, जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, अब आपने तैयारी कर ली है, तो आप ना सवाल को बार बार देखें, क्वेश्चन को, क्योंकि डाइग्रेशन में कहीं डेविएट ना कर जाएं। तो उसका एक तरीका यही है, अगर बेशक ऐसे आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो थोड़ी देर के बाद फिर देखें कि क्वेश्चन क्या है। तो ये एक हैबिट होती है, इससे आप उसी प्रीव्यू में रहते हैं, उसी डोमेन में रहते हैं, उसी एरिया में रहते हैं जहाँ से पूछा गया है। चूँकि रेलेवेंस और इररेलेवेंस का बहुत ताल्लुक है। जैसे मैंने कहा कि मामूल बनाएं स्टडी का, ये इतना मामूल बनाएं कि जैसे कि जी मैंने एक आर्टिकल या एक सब्जेक्ट, एक मौजू पर लिखे बगैर सोना नहीं है, हाँ कुछ हो, बिफोर गोइंग टू बेड। ये चीज़ जब इतना ओढ़ना बिछौना बनती है, अब बताएं कि वो कामयाबी नहीं होनी तो और होना क्या है
کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی بہت زیادہ لکھ کر آنا. بھائی صاحب لکھیں ضرور زیادہ لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف ہینڈ رائٹنگ. آپ کا ہینڈ رائٹنگ ہی سمجھ نہیں آیا کہ جی میں نے 100 شیٹ لگا دی ہے، بلکہ شیٹیں دینے والا ہی حیران ہو رہا ہے کہ جناب شیٹ ساری اسی ڈیسک پر جا رہی ہے. بعد میں جب آپ دیکھیں تو وہ ایک تو ویسے ہی اب نارمل لگتا ہے کہ جی سارے پیج پر چند لائنیں ہی ہیں اور وہ بھی نہیں پڑھی جا رہی کہ شیٹوں کی بھرمار ہے، اتنا تھبا شیٹوں کا ساتھ لگا دیے. پھر یہ ہے کہ اپنے اس کو بڑھانے کے لیے ایکسپوجر کو میں کہا کرتا ہوں کہ آپ کوئی چینل، اچھا چینل دیکھیں، کیونکہ ذرا انٹرسٹ جنریٹ ہوتی ہے. جب آپ دیکھیں کوئی ڈاکومنٹری دیکھ رہے ہیں تو انٹرسٹ جنریٹ ہوتی ہے. لوگ پتہ نہیں کہتے ہیں کہ جی مشتاق صاحب الجزیرہ والوں کے پتہ نہیں ایجنٹ ہیں کہ جہاں بھی جب بات ہوتی ہے کہتے ہیں الجزیرہ دیکھا کرو، تو وہ اچھا ایک انٹرنیشنل ریلیشنز کو گریسپ کرتے ہیں. ڈاکومنٹریز بھی ان کی بڑی ڈیپلی اسٹڈیڈ ہوتی ہیں. اسی طرح نیوز پیپر ہے، وہ تو سارے کہتے ہیں ڈان ہے. تو میں کہتا ہوں جو ایزیلی اویلیبل ہے آپ اس کو اسٹڈی کریں. لیکن انٹرنیشنل بکس جو ہیں، انٹرنیشنل رائٹر کی، اوریجنل رائٹر کی کتابیں میں بتاؤں ان کی اسٹڈی یا ان کی ریسرچ کا لیول پاکستان میں نہیں ہے. بیشتر پاکستان کے رائٹر کیا کرتے ہیں، ایسے کاپی پیسٹ کاپی پیسٹ کاپی پیسٹ، اور وہ کاپی پیسٹ کرنے سے یہ بھی ہے بات کا اتنی محنت بھی نہیں کر لے کہ وہ ریلیشن شپ قائم کریں، ان کو کنیکٹ کریں، کچھ میننگ فل کریں. اور اسٹوڈنٹ کہتے ہیں جی کہ وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی. تو لیکن اگر آپ فارن رائٹر کی بک دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کیسا سیکوینس ہے، کیسی وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتے ہیں، کہ ان کی اپنی ریسرچ ہے، اوریجنل ریسرچ ہے، اسی لیے ان کا نام ہے. اور اسی لیے اگر پاکستانی ایگزامینر اس سے متاثر ہوتا ہے انٹرنیشنل ریفرنسز سے، تو ریزن یہ ہے کہ ان کی اوریجنل ریسرچ ہے، دے ہیو کیریڈ آؤٹ اینڈ دے ڈو دا لاجک دا ریزن. آخری بات، آپ میں پرسسٹنس ہونی چاہیے. پرسسٹنس کا مطلب یہ کہ آپ نے اس کی جان نہیں چھوڑنی. اگر پہلی اٹیمپٹ میں کسی وجہ سے یو آر ناٹ تھرو، دیکھیے کہ کہاں تھوڑی بہت ڈیفیشنسی رہ گئی ہے. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، نو پرابلم. آپ اس ڈیفیشنسی کو اوور کم کریں، چونکہ بعض کا بیلنس نہیں رہتا بندے میں کہ جس پر زیادہ توجہ کرنی ہوتی ہے وہ نہیں کر پاتا اور اس میں پھر مارکس کچھ کم آ جاتے ہیں. گیو اپ نہیں کرنا، اپنے آپ کو فرسٹریشن میں نہیں لے کے جانا. تو آپ دیکھیں گے کہ دا سیکنڈ اٹیمپٹ یو آر تھرو. اور یہ بہت سارے لوگوں میں ایسے ہے کہ وہ سیکنڈ اٹیمپٹ میں ہو گئے تھرو یا تھرڈ میں ہو گئے ہیں. تو لیکن یہ پرسسٹنس ہے، یہ جان ہے ہر چیز کی. میں کہتا ہوں کہ جس چیز کے بھی پیچھے پڑ جائیں گے، اصل میں پیچھے پڑنے کی بات ہے، تو آپ اپنی ڈیفیشنسیز کو اوور کم کر رہے ہیں جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا. تو اینڈ بھی میرا یہ ہے کہ یو شوڈ اسٹک ٹو دا پرسسٹنس، مسلسل کوشش، جس کو کہتے ہیں عزم پہم. تو جی دس از دا لاسٹ ورڈ اینڈ دس از دا اسٹارٹ آف دا CS. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو.